बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो बहनें सपना और काजल अपनी विधवा माँ सुरेखा के साथ रहा करती थीं। कुछ समय पहले ही सुरेखा के पति की मृत्यु हो जाने की वजह से दोनों बेटियों की जिम्मेदारी सुरेखा के ऊपर आ जाती है। सुरेखा लोगों के कपड़े सिलकर अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी। सुरेखा की बड़ी बेटी सपना वह बहुत ही होशियार और समझदार थी, लेकिन छोटी बेटी काजल वह पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी नहीं थी और अपनी माँ से पैसे लेकर दोस्तों के साथ उड़ाया करती थी, पार्टी क्या करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी जल्दी से आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए, टीचर ने मंगाए हैं। काजल, सपना भी तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ती है, बस तुमसे 2 क्लास आगे है, लेकिन वह तो कभी मुझसे पैसे नहीं मांगती, बस महीने में फीस जमा हो जाती है, लेकिन तुम कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 लेती रहती हो। आखिर तुम्हारी टीचर इतने पैसे मंगाती क्यों है बेटा? अरे यार मम्मी, मुझे क्या पता, टीचर ने कहा कि कल 500 रुपए लेकर आने हैं, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ, तो बस आप मुझे दे दीजिए। बस हमेशा सवाल पे सवाल करती रहती हैं। ऐसा कहकर काजल झूठ बोलकर अपनी माँ से हमेशा पैसे ले जाया करती थी और पार्टी में और अपने दोस्तों के साथ उड़ा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए सपना काजल को देख लेती है और वह काजल से कहती है, काजल, माँ कितनी मेहनत से सिलाई करती हैं, तब जाकर 4 पैसे कमा पाती हैं। वह हमें पढ़ा रही हैं, 2 समय का खाना खिला रही हैं, यही हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, और तुम उनकी मेहनत की कमाई को इस तरह से उड़ा रही हो। प्लीज मत उड़ाओ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाओ ताकि तुम कुछ बनकर माँ की मदद कर सको। ओह हेलो बहन जी, मुझे ज्ञान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और हाँ बहन जी, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, बस 24 घंटे पढ़ती रहूँ और माँ के साथ काम में हाथ बटाऊं। मुझे नहीं जीनी ऐसी बोरियत वाली जिंदगी। तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही काट लूं? मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय ना करूं? मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी करूंगी, जैसे भी मुझे करने के लिए मिलेगा। और मेरी बात कान खोल के सुन, अगर माँ को तूने इस बारे में बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये बात अच्छी तरह से जान लेना। काजल, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है, और ये सब जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है। अगर माँ को मैं भी ना बताऊं तो एक न एक दिन माँ को तुम्हारी सच्चाई पता चल ही जाएगी। अभी भी समय है, संभल जाओ, तुम्हारा ही भला होगा। सपना काजल को समझाकर घर वापस आ जाती है और अपना स्कूल का काम खत्म करने के बाद अपनी माँ के साथ सिलाई करने में और घर के कामों में भी मदद करती है। सुरेखा की सपना लाडली बेटी थी, क्योंकि वह ना तो कभी फालतू पैसे खर्च करवाती थी और हमेशा उसकी मदद किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। स्कूल का रिजल्ट आ जाता है। सपना हमेशा की तरह फर्स्ट आती है और काजल पास भी नहीं हो पाती। जब सुरेखा को पता चलता है कि काजल फेल हो चुकी है तो वह आग बबूला हो जाती है और काजल को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, काजल, तुम फेल कैसे हो सकती हो? अपनी बड़ी बहन को देखो, घर का सारा काम करती है, मेरे साथ सिलाई भी करवाती है, ट्यूशन भी नहीं लगा हुआ, फिर भी फर्स्ट आई है, और एक तुम ट्यूशन भी पढ़ती हो, कोई काम भी नहीं करती, फिर भी फेल हो गई। ऐसा क्यों? मैं कितनी मेहनत करती हूँ, तब जाकर तो स्कूल की फीस जमा हो पाती है। तुम्हें कुछ पता भी है कि कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं? मम्मी, अगर मैं पास नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो पूरी मेहनत की थी, अब स्कूल वालों ने मुझे फेल कर दिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब हमेशा मुझे ही सुनाती रहती है। इस सपना की बच्ची को तो कुछ नहीं कहती, जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और इसे की बेटी हो। अब तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर और कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर काजल घर से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे उसकी कुछ दोस्त मिलती हैं। काजल को इतने गुस्से में देखकर उसकी दोस्त उससे पूछती है तो काजल उनसे कहती है, अरे कुछ नहीं यार, मैंने अपना घर छोड़ दिया। जब देखो माँ चिक 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 करती रहती है। दोस्तों के साथ क्यों घूमती हो, पार्टी क्यों करती हो, पढ़ाई अच्छे से क्यों नहीं करती, और हमेशा उस सपना की बच्ची को लाड प्यार करती है जैसे मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। अपनी बेटी के साथ क्यों कोई ऐसा करता है? इसलिए तो मैंने अपना घर छोड़ दिया। अरे यार काजल, तू भी बेवकूफ की बेवकूफी है। किसी की वजह से तू क्यों घर छोड़े? अगर तेरी माँ तेरी बड़ी बहन से ज्यादा प्यार करती है तो उसे ही रास्ते से हटा दे। उसके बाद तू अकेली रह जाएगी। फिर तेरी माँ सिर्फ तुझसे ही प्यार करेंगी और जो भी पैसे होंगे उन्हें तू ही उड़ाएगी, आपस में बटेंगे भी नहीं। मैं इससे ही कह रही हूँ ना।
अरे हाँ यार काव्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। आखिर मैं क्यों घर को छोड़कर जाऊँ? वह सपना की बच्ची माँ की बहुत लाडली है ना। अब देख सपना की बच्ची, मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। मैंने सुना है हमारी पहाड़ी वाला जो रास्ता है वह बहुत खतरनाक है। बहाने से उसे वहाँ ले जाती हूँ और वहाँ छोड़कर आ जाऊंगी और वह कभी वापस नहीं आएगी। यही ठीक रहेगा, मैं जाती हूँ। इस तरह काजल घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद सपना से कहती है, सपना दीदी, मेरी प्यारी बहन, तू तो बड़ी है। तू जो मुझे समझाने की बातें करती थी सही करती थी, मैं गलत थी। मुझे तुम्हें और माँ को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों को कितना परेशान किया, लेकिन अब मैं सुधरना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने जैसा बनाओगी दीदी? हाँ हाँ काजल, क्यों नहीं। तुम मेरी छोटी बहन हो और सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम सुधरना भी चाहती हो, तो इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। ठीक है चलो, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे घर का खाना नहीं खाना। मेरी दोस्त है ना काव्या, उसके भाई की एंगेजमेंट है, उसने इनवाइट किया है तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। आप चलोगी ना मेरे साथ दीदी? सपना काजल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बेचारी को कहाँ पता था कि उसकी छोटी बहन उसके साथ क्या करने वाली है। वह सीधी सादी काजल के साथ जाने के लिए निकल जाती है और काजल मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। अब भाई का मजा देख। सपना की बच्ची तो कितनी बेवकूफ है, मेरी बातों में यूं ही आ गई। अब मैं तुझे जहाँ लेकर जा रही हूँ ना, वहाँ से तू कभी वापस नहीं आएगी और ना ही मम्मी तेरी कभी तारीफ करेंगी और ना ही कभी मेरी बुराई। हमेशा मुझसे ही लाड प्यार करेंगी, मुझे पैसे उड़ाने के लिए देंगी। बेवकूफ हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल में कैद हो जाएगी। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर काजल बहुत खुश हो रही थी। बहुत देर हो जाती है, चलते चलते रात भी बहुत ज्यादा हो जाती है। घना जंगल आ जाता है, डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी, जानवरों की भी बोलने की आवाजें आ रही थी। तभी सपना काजल से कहती है, काजल यह तुम मुझे कहाँ पर लेकर आई हो? ये तो मुझे पहाड़ी वाला इलाका लग रहा है और ये जंगल कितना ज्यादा घना है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कितनी खतरनाक खतरनाक आवाजें आ रही हैं, कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए? तुम्हारे दोस्त का घर कहाँ पर है काजल? सपना काजल से पूछती रहती है, लेकिन काजल सपना को कोई जवाब नहीं देती। चलते चलते एक गुफा आ जाती है और काजल सपना को वहाँ छोड़कर वापस आना चाहती थी, लेकिन तभी वह गुफा बंद हो जाती है। यह देखकर काजल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पर दो सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती हैं। दोनों बहनें ना चाहते हुए भी उन सीढ़ियों पर चढ़ जाती हैं और वह सीधा एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर एक तरफ सोने का चांद था और दूसरी तरफ चांदी का चांद था। यह देखकर सपना और काजल दोनों ही घबरा जाती हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और वह कहती है, जादुई सोने और चांदी के चांद की दुनिया में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। जिस जंगल में तुमने चलना शुरू किया था वहाँ पर कोई भी आने की गलती नहीं करता, फिर तुम क्यों आई हो? चुड़ैल जी आप मुझे छोड़ दो। इस सपना की बच्ची को यहाँ पे रखो, चाहो तो इसे खा भी लेना। मैं तो इसे इस जंगल में छोड़ने आई थी और इसे छोड़कर यहाँ से वापस चली जाती। मुझे पता था कि ये जंगल खतरनाक है, लेकिन मैं तो इसे छोड़कर यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन इस सपना की बच्ची की वजह से मैं यहाँ पर फंस गई। देखो मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो। काजल ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब घर पे जो भी तुमने बातें की वो सब ड्रामा था? तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम मुझे मारना चाहती हो। देखो आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। बस बहुत कर ली तुमने बातें, मुझसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं किसी को खाती नहीं हूँ। बस अपना रौब जमाने के लिए जंगल में ऐसा लिख रखा है कि यह जंगल खतरनाक है। अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम घर भी वापस जा सकती हो। अगर तुम जादुई सोने के चांद का रास्ता चुनोगी तो तुम्हें वहाँ पर बहुत ही सारी धन दौलत मिलेगी, और अगर तुम जादुई चांदी के चांद का रास्ता चुनोगी तो तुम सिर्फ घर ही जा पाओगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन से रास्ते पर जाना चाहोगी।
चुड़ैल जी, मैं तो ज्यादा सोने के चांद के रास्ते पे जाऊंगी, वहाँ की धन दौलत से बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगी, एंजॉय करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी अपने घर उस गरीब वाली जिंदगी में, मुझे नहीं जीना। कोई बेवकूफी होगा जो इतनी सारी धन दौलत छोड़कर ज्यादा चांदी के चांद के रास्ते पे जाएगा। चुड़ैल जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, वही मेरी सारी धन दौलत है। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और अब मैं धन दौलत के लालच में अपनी माँ को इस तरह से अकेला छोड़ दूं? नहीं नहीं, मुझे धन दौलत नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए। इसलिए मैं जादुई चांदी के चांद के रास्ते पर जाकर अपने घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम दोनों के रास्ते खुल चुके हैं, तुम दोनों अपने अपने रास्ते पर जा सकती हो। ऐसा कहकर चुड़ैल काजल के लिए जादुई सोने के चांद का रास्ता खोल देती है, जिस पर वह खुशी खुशी चलना शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ सपना के लिए जादुई चांदी के चांद का रास्ता खोल देती है, जिस पर सपना भी खुशी खुशी चलना शुरू कर देती है। और कुछ ही देर में सपना सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। काजल जादुई सोने के चांद के रास्ते पर जितना चल रही थी उतना ही खुश हो रही थी, क्योंकि वह जितना आगे जा रही थी धन दौलत की चमक उसे और आगे लेकर जा रही थी, क्योंकि जगह जगह सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, पैसा ही पैसा पड़ा था। यह देखकर काजल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे मैं कितनी ज्यादा समझदार हूँ, मैंने कितना अच्छा फैसला लिया यहाँ पर आकर। कितनी सारी धन दौलत है, इतनी सारी धन दौलत मैं सारी जिंदगी बारिश की तरह बहाऊं तब भी खत्म नहीं होगी। और वहीं दूसरी तरफ मेरी बेवकूफ बहन जादुई चांदी के चांद के रास्ता चुना, जहाँ उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बेवकूफ जाकर गरीबों वाली जिंदगी जिएगी और मैं यहाँ धन दौलत से ऐशी ऐश करूंगी, ऐशी ऐश। ऐसा सोचकर काजल बहुत खुश हो रही थी और वह धन दौलत के लालच में आगे चले जा रही थी और वह चलते चलते एक काली गुफा में पहुंच जाती है। वहां पर काजल को कोई और नजर नहीं आ रहा था और सभी सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात सब गायब हो जाते हैं। काजल बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उस गुफा के अंदर फंस जाती है। तभी एक आवाज आती है, काजल, कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। तुम अपनी बहन को मारना चाहती थी, लेकिन अपने जाल में खुद ही फंस गई। तुम्हें यहाँ से निकलने का एक मौका मिल रहा था, लेकिन तुमने वह भी गंवा दिया धन दौलत की लालच में आकर। तुमसे अच्छी तुम्हारी बहन है, उसने सोने हीरे जवाहरात की धन दौलत का लालच नहीं किया, बल्कि अपनी माँ की ममता की धन दौलत का लालच किया और वह अपनी माँ के पास है। और तुम यहाँ इस काली गुफा में रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। काजल बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह जादुई सोने के चांद की दुनिया से कभी वापस नहीं आती, हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है। काजल को उसके बुरे कर्मों का और लालच का फल बहुत अच्छी तरह मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सपना के अच्छे स्वभाव और उसने लालच नहीं किया, इसलिए वह अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, उदयपुर नामक गांव में विनीता की दो बेटियां थीं, सुमन और श्वेता। सुमन विनीता की अपनी सगी बेटी थी और श्वेता उसकी सगी बेटी नहीं थी। जब श्वेता 1 वर्ष की थी तो वह उसे एक पेड़ के नीचे रोते हुए मिली थी। विनीता अच्छे स्वभाव की औरत थी, इसलिए वह श्वेता को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है और उसकी देखभाल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही करती है। और देखते ही देखते श्वेता और सुमन बड़ी हो जाती हैं। श्वेता बहुत ही ज्यादा होशियार थी, समझदार थी, बड़ों का आदर करती थी, इसलिए विनीता श्वेता से ज्यादा प्यार करती थी। और वहीं दूसरी तरफ सुमन, वह बस दोस्तों के साथ घूमती, पार्टी करती, शॉपिंग करती और अपनी माँ की बात भी नहीं सुनती थी, जिस वजह से उसे अपनी माँ से डांट भी सुननी पड़ती थी। और यही वजह थी कि सुमन हमेशा श्वेता से जलती थी और हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुमन रात को देर से घर लौटती है और उसने ड्रिंक भी कर रखी होती है। जब इस बात की खबर विनीता को लगती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सुमन को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, सुमन, रोज रोज ही है, तुम रात को कितना लेट आ रही हो और तुम्हारे मुंह से कैसी बू आ रही है? तुम ठीक तरह से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही, कहीं तुमने ड्रिंक तो नहीं कर रखी? सुमन,
तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम बदतमीज हो रही हो। अपनी बड़ी बहन को देखो, वह कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है, मेरे साथ मेरे कामों में कितना हाथ बटाती है, और इसकी वजह से मेरा सर गर्व से ऊंचा रहता है और हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे नीचे देखना पड़ता है। तुम अपनी बड़ी बहन जैसी क्यों नहीं बन जाती? यह गंदी हरकतें छोड़ दो। मुझे इस बहन जी के जैसे बनने का कोई शौक नहीं है। बस घर की चार दीवारी में रहूं नौकरानी बनकर, तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाऊं। मेरी सारी उम्र तो यूं ही चली जाएगी। यही तो उम्र होती है खेलने कूदने की, एंजॉय करने की, और उसमें भी आप चाहती हैं कि मैं इस बहन जी जैसी बन जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। और मैं इस जैसा क्यों बनूं? यह मेरी सौतेली बहन है, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। आप इसे पेड़ के नीचे से उठा कर लेकर आई थी, मैं सब जानती हूँ, और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए। सच में सुमन, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई हो। तुम्हारी रस्सी खींचनी पड़ेगी, वरना तुम तो बेलगाम का घोड़ा बन जाओगी। आज से तुम्हारे दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद। ना तुम किसी दोस्त से मिलोगी, ना ही पार्टी करोगी, और तुम्हें पॉकेट मनी का ना 1 रुपया दिया जाएगा। तभी तुम्हें अक्ल ठिकाने आएगी। और बाद में तुमसे सुबह करती हूँ, जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा। सुमन अपने रूम में चली जाती है। सुमन की रोज रोज की यह बदतमीजी देखकर विनीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी श्वेता विनीता को समझाती है, माँ आप परेशान मत होइए, सुमन छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ कि आप सुमन की तरफ से कितनी ज्यादा दुखी हैं। मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ओ मेरी प्यारी बेटी श्वेता, तुम कितनी अच्छी हो। अगर तुम ना होती तो शायद पता नहीं आज मेरा क्या होता। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। और एक सुमन है जिसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तुम मेरी आंखों का तारा हो, मेरे दिल का सुकून हो। विनीता अपनी सौतेली बेटी से बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वह उसका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, और एक दिन विनीता और श्वेता शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी। तभी विनीता का एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। श्वेता अपनी माँ की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ अपनी आंखें खोलिए, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये जो आपको इतना सारा खून निकल रहा है ना, इससे भी आपको कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप अपनी आंखें खोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। इस तरह से श्वेता बहुत ज्यादा रोती है, और आसपास के लोग श्वेता को दिलासा देते हैं। कुछ समय बाद सुमन और श्वेता विनीता का दाह संस्कार कर देती हैं। विनीता की मृत्यु के बाद सुमन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब वह अपने दोस्तों को घर के अंदर लाना शुरू कर देती है, और घर के अंदर शराब पीती है, पार्टी करती है, और श्वेता को नौकरानी बनाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन श्वेता सुमन से कहती है, सुमन माँ तुम्हें कितना ज्यादा समझाती थी, तुम्हें समझाते समझाते इस दुनिया से चली गई। प्लीज उनके जाने के बाद तो तुम उनकी आत्मा को सुकून पहुँचाओ। वह तुम्हें ऐसे देखती होंगी तो कितना ज्यादा परेशान होती होंगी। तुम पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, और तुम कितने पैसे खर्च करती हो। तुमने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, बस हमारे पास एक यही घर बचा है। सुमन प्लीज ऐसा तो मत करो। तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। जो मुझे हमेशा सुनाती रहती थी वह मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दे। तू मेरी सौतेली बहन है, मैं तेरी बात क्यों सुनूं? अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अगर तू इस घर में रहेगी तो हमेशा मेरे कान पर चीख 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 करती रहेगी, और तू मेरा जीना मुश्किल कर देगी। और मैं अपनी जिंदगी में किसी का भी इंटरफेयर नहीं चाहती। इसलिए चल मेरे घर से निकल और अपना ठिकाना और कहीं कर, क्योंकि तू इस घर की बेटी नहीं है। यह सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी। सुमन मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कह रही थी, तुम मुझे इस घर से क्यों निकाल रही हो? अगर मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी? मेरे पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। कृपया करके मुझे घर से बाहर मत निकालो। तू मेरे घर से बाहर निकलती है या नहीं, या फिर मैं तुझे पुलिस के हवाले करूं? सीधी सराफत से मेरे घर को छोड़कर चली जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तूने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। बचपन से लेकर आज तक तेरी तारीफ सुन सुनकर थक चुकी हूँ, और माँ की चिक चिक भी। माँ से तो छुटकारा मिल गया, अब मुझे तुझसे भी छुटकारा चाहिए। चल निकल मेरे घर से। श्वेता अच्छी तरह से जानती थी अगर वह सुमन की बात नहीं मानेगी तो वह सच में उसे पुलिस के हवाले कर देगी झूठे इल्जाम में। इसलिए वह घर छोड़ के जाने का ही फैसला करती है। बेचारी श्वेता, उसके पास रहने के लिए ना कोई घर था और ना ही उसके पास खाने के लिए एक भी रुपया। वह सड़कों पर इधर उधर भटकती रहती है और अपनी माँ विनीता को याद कर कर बहुत रोती है।
माँ देखिए, आप मुझे बचपन में पेड़ के नीचे से उठा कर लेकर आई थी। आपने मुझे आशियाना दिया, अपना आंचल दिया। आपने मुझे कितनी सारी खुशियाँ दी और आपके जाने के बाद मैं दोबारा से अनाथ हो गई। सुमन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 2 दिन हो गए इसी तरह से भटकते भटकते। मैं कहाँ जाऊँ? मैं भूखी भी हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया? माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपको तो अभी सुमन को भी सुधारना था। देखिए, उसकी बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसे सही और गलत का कुछ पता ही नहीं है, बस गलत ही गलत कर रही है। इस तरह से श्वेता अपनी सौतेली माँ विनीता को याद कर कर बहुत रोती है। तभी श्वेता की नजर एक जंगल की तरफ जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी, जिसे देखकर श्वेता चौंक जाती है। अरे, यह रोशनी कहाँ से आ रही है? ऐसी चमकती रोशनी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मुझे उस जंगल के अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर वहाँ पर क्या है। हाँ, मुझे वहाँ पर देखना ही चाहिए। ऐसा सोचकर श्वेता जैसे ही उस जंगल के अंदर जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी, तो श्वेता को 2 नदी नजर आती हैं, जहाँ एक नदी के पास सोने का घर था और दूसरी नदी के पास चांदी का घर था। तभी सोने के घर की नदी से आवाज आती है, श्वेता, मैं जादू सोने के घर की नदी हूँ। मेरे जादू सोने के घर के अंदर आओ। इस घर के अंदर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, जैसे सोना, हीरे, मोती, पैसे, बहुत कुछ। और तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की होगी। आओ, मेरे घर के अंदर आओ। लेकिन मेरे घर के अंदर आने के लिए बस तुम्हें एक छोटी सी शर्त माननी होगी। मेरे नदी का पानी सूखता जा रहा है, इसलिए मेरे जादू सोने के घर को 2 सुंदर लड़कियों की बलि की जरूरत है। बस 2 सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाओ और सारी जिंदगी ऐश करो, ऐश। श्वेता, मैं जादू चांदी के घर की नदी हूँ। तुम मेरे घर के अंदर आओ। इस घर के अंदर तुम्हें कोई धन दौलत नहीं मिलेगी, न पैसा, न सोना, न चांदी, न रुपया, कुछ भी नहीं। बल्कि मेरे घर के अंदर एक छोटा सा गांव बसता है, जिसके अंदर कम से कम 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं। उनकी तुम्हें सेवा करनी होगी और जैसे ही वे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे, तो जो मेरी नदी का पानी सूख रहा है वह दोबारा से बढ़ जाएगा। लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सारी जिंदगी ऐश करने के लिए 2 सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाकर धन दौलत प्राप्त करना चाहती हो, या फिर 100 बच्चों को नया जीवन देकर पुण्य कमाना चाहती हो। मेरे पास रहने के लिए न घर है और न खाना खाने के लिए पैसे, कुछ भी नहीं है। मुझे धन दौलत की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरी माँ समझाती थी कि लालच बहुत बुरी बला होती है। कभी भी हमें लालच में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं जादू चांदी के घर के अंदर जाना चाहती हूँ और 100 बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ और पुण्य कमाना चाहती हूँ। पुण्य कमाना दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत है और मैं वही प्राप्त करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर श्वेता नदी के सहारे जादू चांदी के घर के अंदर चली जाती है और वहाँ जाकर श्वेता देखती है तो वह घर धन दौलत से भरा हुआ था। यह देखकर श्वेता चौंक जाती है और सोचती है कि 100 बच्चे कहाँ पर हैं। तभी उसे जादू चांदी के घर से आवाज आती है, श्वेता, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, वरना आज के टाइम में इतनी सारी धन दौलत छोड़कर कौन किसकी मदद करना चाहता है। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इस सब के बावजूद भी तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया। तुमने लोगों की मदद करने के बारे में सोचा। इससे पता चलता है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। यह घर भी तुम्हारा है और इसकी धन दौलत भी तुम्हारी है। इस घर को तुम जहाँ चाहो वहाँ रख सकती हो और इसकी मदद से तुम औरों की भी मदद कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो अब तुम्हारी जिंदगी में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। जाओ प्यारी बच्ची, खुश रहो। जादू चांदी के घर की बातें सुनकर श्वेता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी जादू चांदी का घर लेकर एक गांव में आ जाती है और वहां रहने लगती है और जादू चांदी के घर की धन दौलत से गांव के गरीब, परेशान और अनाथ लोगों की बहुत मदद करती है, जिस वजह से श्वेता का आस पड़ोस में बहुत नाम होने लगता है, उसकी जय जयकार होने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुमन आज बहुत गरीब हो चुकी थी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने
जुए में, शराब में, पार्टी में, आवारा दोस्तों के साथ सब उड़ा दिया था और वह दर दर की ठोकरें खा रही थी। लेकिन जब एक दिन वह श्वेता को लोगों को सोना, चांदी, कपड़ा, अनाज बांटते हुए देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह सोचती है, अरे यह मेरी सौतेली बहन श्वेता कैसे लोगों को सोना, चांदी, कपड़ा, रुपया, अनाज बांट रही है। इसने कितनी सुंदर सोने की ड्रेस पहन रखी है। यह इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। यह तो मुझे देखकर हंसेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी। मैंने तो इसे धक्के मार के इसलिए निकाला था ताकि यह दर दर की ठोकरें खाए, लेकिन ये मनहूस तो ऐश की जिंदगी गुजार रही है और मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता लगा नहीं होगा कि ये मनहूस इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। हाँ, ऐसा सोचकर सुमन श्वेता के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन श्वेता अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। माँ, आपको पता है मैंने आपके नाम का एक अनाथालय खोला है जिसमें किसी भी बच्ची को कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह माँ सब कुछ बस मुझे आपकी परवरिश की वजह से ही मिला है। आपने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी कि मुझे जादुई सोने और चांदी की नदी के घर से जादुई चांदी का घर मिला, जिसकी मदद से मैं एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रही हूँ। ओहो, अच्छा, तो जादू सोने चांदी की नदी के घर की मदद से इतनी अमीर हुई है। अब मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। मैं भी दोबारा से अमीर हो जाऊंगी और मैं भी महारानी वाली जिंदगी बिताऊंगी। ऐसा सोचकर सुमन उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर जादू सोने और चांदी के घर की नदी थी और वहां जाकर रोने लगती है। तभी सुमन से भी यही पूछा जाता है कि वह जादू सोने के घर की धन दौलत लेकर ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती है या फिर सब बच्चों की सेवा करना चाहती है। तभी सुमन हंसते हुए कहती है, अरे जादू सोने चांदी के घर की नदी, तुम भी बड़ी बेवकूफ हो। अरे जिसके सामने इतनी सारी धन दौलत पड़ी होगी तो वह धन दौलत ही तो चुनेगा। वो पागल तो नहीं है जो फ्री में 100 बच्चों की सेवा करेगा। मुझे तो जादू सोने के घर के अंदर जाना है और वहाँ की धन दौलत लेकर इस दुनिया पर राज करना है। मुझे बहुत अमीर होना है और श्वेता की 25 से भी ज्यादा अमीर। ऐसा कहकर सुमन नदी के सहारे जादू सोने के घर के अंदर चली जाती है और वह उस घर के अंदर जाकर देखती है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और चुड़ैलों की, भूतों की आवाजें आ रही थी और यह आवाजें सुनकर सुमन घबरा जाती है और वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। तभी जादू सोने के घर से आवाज आती है, तुम जैसे लालचियों की यही सजा है। अब तुम कभी बाहर नहीं आओगी, यहीं रहोगी और अमावस वाले दिन तुम्हारी इस जादू सोने के घर की नदी को बलि चढ़ाई जाएगी। हा 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 हा। यह सुनकर सुमन घबरा जाती है और बहुत रोती है। इस तरह सुमन को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ श्वेता अपने अच्छे स्वभाव की वजह से एक खुशहाल जिंदगी बिताती है और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियाँ लेकर आती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और लालच तो कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है।